इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं उन पर बात की गई है। और नेक्स्ट मंथ आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी एग्ज़ाम कराती है अपने राज्य में, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को यदि आप 1 से 2 बार ठीक तरह से देख लेते हैं, तो आई थिंक आपका यूपी का जीके यहाँ से आपका मेंटेन हो जाएगा। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पटअप किए गए हैं। तो सबसे पहले हम यूपी राज्य की राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है लखनऊ पड़ती है। वहीं इसका जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसका गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। और यहाँ से एक आपको मैं बात बताता चलूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत सबसे पहले राज्य जो बना था वह आंध्र प्रदेश बना था। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बनने वाला राज्य था। और वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का जो स्थान है 5वां है, वहीं पहले स्थान पर राजस्थान है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान है, और वहीं आबादी के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, एग्ज़ाम के उद्देश्य से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वहीं ज़िले यूपी में कुल 75 पड़ते हैं। वहीं प्रशासनिक प्रभाव की बात करें तो 18 है। जनसंख्या जो आपकी 2011 के जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग है 19,98,12,341। जो 2011 में जनगणना की गई थी उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं। अप्रोक्स 20 करोड़ के आपकी जो यूपी की जो जनसंख्या थी कुल मिलाकर 20 करोड़ के अप्रोक्स थी। और वहीं कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश केवल नेपाल के साथ सीमा बनाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं उसके ऊपर चाइना है, लेकिन डायरेक्टली आपका यह जो चाइना है वह यूपी से कनेक्ट न होकर नेपाल के थ्रू इधर उत्तराखंड से लगा हुआ है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि यूपी किस देश के साथ सीमा बनाता है, एकमात्र देश है नेपाल। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, इसमें जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन से ज़िले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो पीलीभीत आपका, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बहरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजागंज। तो ये कुल मिलाकर ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप यहाँ से इसको काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिलाकर 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एग्ज़ाम के उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट देखें तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, कुल मिलाकर कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यह वीडियो शुरू से एंड तक वॉच करनी है। आपको इस वीडियो में कुछ नहीं, केवल आपका जीके से संबंधित और आपके जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित बात की जाएगी और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की जाएगी। तो राज्य के प्रतीक की बात करें तो आपका जो राज्य का प्रतीक है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इससे पहले जो यूपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम। आप यहाँ से सिंबल को देख सकते हैं, एक पीला लहराता हुआ मुख्य रूप से एक धनुष बाण और आधार में 2 मछलियाँ। तो आप यहाँ से सिंबल को भी देख सकते हैं। तो 2 मछलियाँ ये पूछा गया था, कितनी मछलियाँ हैं, तो यहाँ से आप देखें 2 मछलियाँ हैं। और वहीं बीच में आप यहाँ से धनुष भी देख सकते हैं। और राज्य के पक्षी की बात करें तो सारस क्रेन राज्य पक्षी है। इसका जो साइंटिफिक नेम है आपका ग्रेस एंटीगोन। तो ये साइंटिफिक नेम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको देख जाएं। और वहीं राज्य जो पशु है आपका बारहसिंगा है, रूसेरवस डुवाउसेली। तो राज्य का जो पशु है वह बारहसिंगा। वहीं राज्य वृक्ष की बात करें तो अशोक है। और राज्य पुष्प आपका पलाश है। और राज्य खेल हॉकी है, जो कि भारत का खेल भी हॉकी है ही। और अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सभी हैं, लेकिन आप यहाँ से सीरीज़ को देखते जाएं, वन बाई वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं इस वीडियो में। और यह पीडीएफ जिस भी कैंडिडेट को चाहिए वह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से।
तो राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। राज्य का जो नाम है 1836 से और 1877 तक उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। और वहीं 1877 से 1902 तक उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किस ईस्वी से और किस ईस्वी में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। और वहीं 1902 से और 1937 तक, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से पहले किस नाम से जाना जाता था। तो संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। और 1937 से 1950 तक, वहीं 1902 से 1937 तक बात करें तो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था। और 24 जनवरी सन 1950 जब हमारा संविधान लागू होने ही वाला था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, आपको पता होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसके लिए प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे भी बनाया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से ही जाना जा रहा है। इससे पहले किसके नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से। वहीं राज्य की राजधानी जो 1836 से 1858 तक आगरा रही थी, तो राजधानी भी उत्तर प्रदेश की स्तर नहीं है। 1836 से 1858 तक आगरा रही थी, वहीं 1858 से 1921 तक प्रयागराज रही थी, और 1921 से और 1935 तक लखनऊ रही थी आंशिक रूप से। लेकिन 1935 ईस्वी में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बना दी गई थी। जो भारत शासन अधिनियम आयोग आया था उसके तहत उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वह लखनऊ बना दी गई थी। वहीं राज्य का विभाजन की बात करें तो राज्य का विभाजन अर्थात उत्तर प्रदेश का जो विभाजन किया गया था वह 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल, जिसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, बना दिया गया था। तो आपको यह याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वजह से आपको पता भी होगा कि 9 नवंबर को उत्तराखंड डे भी बनाया जाता है। उस समय क्या हुआ था, तीन राज्य का विभाजन किया गया था। एक आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था, यूपी से यूके। वहीं आपका जो एमपी है, एमपी से झारखंड, एमपी से आपका छत्तीसगढ़ बनाया गया था। और वहीं आपका जो बिहार है, बिहार से आपका झारखंड बनाया गया था। तो ये जो तीनों राज्य हैं, तीनों राज्यों का जो विभाजन था वह सेम डे को ही किया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, वहीं आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और बिहार से झारखंड। तो ये 9 नवंबर 2000 से पहले यूके नहीं था, और वहीं छत्तीसगढ़ भी नहीं था, और ना ही झारखंड था। ये कभी न कभी यूपी, एमपी और बिहार का हिस्सा हुआ करते थे। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कितने ज़िले आते हैं? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप यहाँ से इनको याद कर लें। राष्ट्रीय राजधानी जो एनसीआर है, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 8 जिले आते हैं, जिसमें आपका मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर और शामली। कुल मिलाकर 8 जिले हैं जो कि एनसीआर में आते हैं। अर्थात एनसीआर का मतलब है कि जो आपकी राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी हमारी क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली की जो सीमा है, दिल्ली की सीमा के साथ जो लगे उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उसे ही बोलते हैं हम एनसीआर। इधर आपका हरियाणा है और आपका राजस्थान है, उसके भी ज़िले लगे हुए हैं यूपी के साथ में। तो एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के क्षेत्र, इस एनसीआर का मतलब यह होता है, आप इसको भी देख लें। तो मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है। तो ये जितने भी ज़िले हैं वह दिल्ली के आसपास ही हैं, दिल्ली से ज़्यादा दूरी नहीं है इनकी। गाज़ियाबाद तो दिल्ली से लगा हुआ है, वहीं आपका गौतम बुद्ध नगर भी दिल्ली से लगा हुआ है, और वहीं आपका जो हापुड़ है, बागपत है, ये भी दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 मुख्यमंत्री रहे थे जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे उससे पहले, चौधरी चरण सिंह और वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह। एग्जाम के उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष
जो मुख्यमंत्री भी बने, तो उनका नाम था श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र। तो दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र। 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, आप अभी आपका क्या है कि 2022 से जो यूपी में 18वीं विधानसभा चल रही है। आपको पता होगा किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो वह विधानसभा के चुनाव होते हैं, और जब पूरे भारत में चुनाव होते हैं तो लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। तो लोकसभा से आपका पीएम का चुनाव होता है, वहीं विधानसभा से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो 18वीं जो विधानसभा है, 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वह श्री सतीश महाजन है। इम्पोर्टेंट है, करंट में है फिलहाल। और वहीं 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो 18वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं आपके श्री अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी से हैं। वहीं राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो राज्य में पहली बार, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक लगा था। अर्थात लगभग 1 साल तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा था, 1968 से लेकर 1969 तक। वहीं राज्य विधायिका की बात करें तो द्विसदनीय राज्य विधायिका है। यहाँ पर आपका द्विसदनीय का मतलब है यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा में कुल 402+1, जो कि अब एक जो सीट है वो हटा दी गई है, जो एंग्लो इंडियन के लिए थी रिजर्व, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हटा दी गई है। और वहीं विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में कुल मिलाकर जो सदस्य हैं वह 100 रखे जाते हैं। वहीं लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं वह 80 हैं। वहीं राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 31 हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो उत्तर प्रदेश ऐसा अकेला राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा से 80, वहीं राज्यसभा से 31। और मैं आपको बता चुका हूँ आपकी जो विधानसभा है उसके लिए 402+1 403, और विधान परिषद से 100। तो इस तरीके से यहाँ से चुनाव होता है। सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सर्वाधिक समय तक जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वह श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी, दोनों 3-3 बार रहे थे। देखिए आ गया यहाँ से क्वेश्चन, आप यहाँ से देख सकते हैं। विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 403 है। वहीं विधान परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? 100 हैं। प्रथम राज्य विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार जो विधानसभा का जो चुनाव है वो 1937 ईस्वी को हुआ था। वहीं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की जो सीटें हैं वह प्रयागराज में है, कुल मिलाकर 12 सीट। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जो जिले हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। दोनों जिलों में 2-2 सीटें रिजर्व की गई हैं। वहीं प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल कहाँ बनाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश की जो पहली केंद्रीय जेल थी वह सेंट्रल जेल थी, वह बरेली में बनी थी। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो काफ़ी इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, और जो करंट में वह श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। और वहीं राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे, जो अब फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य हैं। और राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह राज्य की भी रही थी और भारत की भी पहली बनी थी। तो काफ़ी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी? तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी, और वह उत्तर प्रदेश राज्य से बनी थी। तो इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए, वह सेम है, सुचेता कृपलानी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल, यह कॉन्सेप्ट है वह राज्यपाल के लिए भी लागू होता है। तो राज्य एवं देश की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वह थी सरोजनी नायडू, और फिलहाल में है श्री आनंदीबेन पटेल। तो आपको यह याद रखना है, आनंदीबेन पटेल। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिलहाल में
जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल इस समय राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। और मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ। भारत का पहला राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क कहाँ बनाया गया था? वह ग्रेटर नोएडा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क नाइट सफारी पार्क, आप यहाँ से देख सकते हैं, नाइट सफारी जो पार्क है वो कहाँ पर है? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद कौन बने थे सभापति? वह थे चंद्रप्रभाल। तो आप यहाँ से देखें इसको। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वह थे आपके सर वॉल्टर मॉर्गन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वॉल्टर मॉर्गन। और वहीं हम बात करें, यह तो उत्तर प्रदेश का अपना न्यायालय हुआ। वहीं ऑल इंडिया अर्थात भारत की बात करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट लगता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, जो एससी है, वह दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वह थे हीरालाल जेकानिया। आपको याद रखना चाहिए कौन थे? हीरालाल। भारत की पूछे तो हीरालाल जेकानिया थे। और वहीं आपका उत्तर प्रदेश की लखनऊ के लिए पूछे, क्योंकि आपकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में पड़ती है। उत्तर प्रदेश को जो न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वह लखनऊ में है। वहीं इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। तो आपको याद रखना है सर वॉल्टर मॉर्गन इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भौगोलिक स्थितियाँ की बात करें तो भौगोलिक स्थितियाँ आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप फिर से देख लें एक बार। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो उत्तर प्रदेश है भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 7.33%। वहीं अक्षांश आप यहाँ से देख सकते हैं 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वहीं देशांतर की बात करें तो देशांतर 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650। वहीं उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह 240 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है वह अधिक है कंपेरिजन टू नॉर्थ टू साउथ। वहीं राज्य की जो सीमाएं हैं साझा होती हैं वह 9 राज्यों के साथ लगती हैं। इसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वह है दिल्ली। इसमें बात करेंगे कौन कौन से यह 9 राज्य हैं, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और राज्यों की सीमाएं सोनभद्र की संख्या। अच्छा, सब कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र यूपी का जो जिला है वह है सोनभद्र। जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है वह आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, किस राज्य के साथ? तो वह आपका मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे जो छोटी सीमा है, सबसे जो कम सीमा वाला जो राज्य है वह हिमाचल प्रदेश है। केवल सहारनपुर के साथ लगा हुआ है। ऊपर सबसे आप देखेंगे, मैंने आपको सबसे पहले मैप दिखाया था और बाद में आपको मैप दिखा दूंगा किस तरीके से सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और वहीं पश्चिमी जिला शामली है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। और वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। तो इम्पोर्टेंट है, तीनों चारों को देख लें। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों के साथ लगा हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। राज्य का सबसे बड़ा जिला, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है लखीमपुर खीरी। इसका जो क्षेत्रफल है वह
680 वर्ग किलोमीटर है। वहीं राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वह है हापुड़, आपका 660 वर्ग किलोमीटर। सहारनपुर से सीमा साझा करने वाले राज्य 3 हैं। तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र, और सोनभद्र के पश्चात एक जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, आपका सहारनपुर। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो कि सबसे नॉर्थ में पड़ता है। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र अर्थात कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को 9 भागों में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? अब गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघर। तो गंगा तो आपको पता होगा, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह गंगा है। और इसमें ही भारत जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो मछलियाँ डॉल्फिन इसमें ही पाई जाती हैं। राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली है आपकी शारदा नहर। उत्तर प्रदेश का जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, वह है आपका ललितपुर। आपको दिखाऊंगा मैप में किस तरीके से आपका जो ललितपुर है तीनों साइड से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और वहीं एक क्वेश्चन और बनता है, वह बनता है आपका राज्य के लिए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वह है आपका त्रिपुरा। याद रखना है, त्रिपुरा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वहीं जो जिले की बात करें उत्तर प्रदेश का, ऐसा कौन सा जिला है जो कि तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? वह है आपका ललितपुर। तो मैप में देखेंगे ललितपुर जो है किस तरीके से मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो हम मैप में आ गए हैं, आप यहाँ से मैप को देख सकते हैं। जो आपका ललितपुर है, ललितपुर पूरी तरीके से एमपी में ही देखिए इस तरीके से है। ये है आपका ललितपुर, इधर भी आपका एमपी, इधर भी आपका एमपी, इधर भी आपका एमपी, और ऊपर से आपका कौन लगा हुआ है? झांसी, झांसी और महोबा। इस तरीके से आपका ललितपुर सीमा बनाता है। वही हम बात कर रहे थे आपके सोनभद्र की। मैंने कहा था आपको वीडियो में दिखाएंगे कि सोनभद्र किस तरीके से 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आपका ये रहा सब सोनभद्र, जो सबसे दक्षिण में पड़ता है। एमपी यहाँ लगा हुआ है, वहीं नीचे आपका छत्तीसगढ़ है, बिहार और झारखंड। ये 4 राज्य हैं जो कि किसके साथ सीमा साझा करते हैं? सोनभद्र के साथ। और वहीं हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी सहारनपुर की। तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे नॉर्थ में चलते हैं, तो नॉर्थ की तरफ अब जब पहुँचेंगे तो हिमाचल प्रदेश इधर आपका, और इधर आपका हरियाणा, और इधर आपका उत्तराखंड लगा हुआ है। तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि उत्तर प्रदेश 8+9 अर्थात 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ सीमा साझा करता है। तो अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से लगे हुए हैं। तो सबसे ऊपर आप यहाँ से देखेंगे उत्तराखंड है, इधर आप देखेंगे सहारनपुर के साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो 3 राज्य ऊपर की साइड में। इधर आपका एक जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे आप अभी रिजर्व में रखें, ये एक है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इधर आपका नीचे राजस्थान और मध्य प्रदेश, और यहाँ आप देखें नीचे चलें तो छत्तीसगढ़, और इधर झारखंड, और इधर बिहार। कुल मिलाकर 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और आपका इधर बिहार, और +1 इधर आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल मिलाकर 8+1, आपको ये याद रखना है। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अवश्य देख लें। इसमें जो राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, उनमें कौन कौन से ज़िले हैं जो कि इन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ 11 ऐसे ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये 11 ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले लगे हुए हैं। 7 ज़िले ऐसे हैं जो कि बिहार के साथ
सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। वहीं नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं वह 6 जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका सहारनपुर है, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के साथ 3 जिले लगे हुए हैं, जिसमें आपका बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। तो 3 जिले ऐसे हैं जो कि दिल्ली के साथ डायरेक्ट लगे हुए हैं। और इससे पहले हमने वीडियो में बात की थी एनसीआर, जो कि दिल्ली के आसपास जो यूपी के एरिया हैं वह दिल्ली से जो लगे हुए हैं, दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 3 ऐसे ज़िले हैं जो कि दिल्ली के साथ लगे हुए हैं, बागपत, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। वहीं राजस्थान के साथ देखें, राजस्थान के साथ भी 2 ज़िले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, आगरा और मथुरा। छत्तीसगढ़ के साथ केवल एक जिला सीमा साझा करता है वह आपका सोनभद्र। और वहीं झारखंड के साथ भी एक जिला लगा हुआ है वह आपका सोनभद्र। हिमाचल प्रदेश के साथ भी एक है। और नेपाल, मैं अभी आपसे बात ही कर रहा था, नेपाल के साथ कुल मिलाकर 7 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं, जिसमें आपका महाराजागंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो इससे पहले मैंने आपको दिखा दिया था जो मैप था, मैप से आपका जो जितना मैप से क्या होता है, आप जब मैप देखते हो तो मैप से आपके माइंड में एक विज़न बन जाता है और वहाँ से आपको आसानी से याद हो जाता है। तो वीडियो को फिर से मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता चुका था जो नेपाल है, जब वीडियो स्टार्ट की थी मैंने तो उसमें दिखाया था कि नेपाल के साथ कौन कौन से ज़िले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं जो नेपाल है। तो वे 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, पीलीभीत है आपका, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बेलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं केवल नेपाल है जो कि अकेला जो देश है वह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान की ओर। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। राष्ट्रीय सरगरा संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ये भी कानपुर में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर जो कि बरेली में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, जहाँ से आपके जो भारत के जो पीएम है वह यहाँ से सांसद भी हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय वाराणसी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, कानपुर, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, सैफई इटावा, यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, कानपुर में, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर स्थित है, कानपुर में, प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, उद्यमता विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र कन्नौज, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे वीडियो में बात करेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। जो इत्र नगरी है, इत्र नगरी को
ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? वह आपका कन्नौज। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में। राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? आगरा में। आगरा को आपको पता होगा चमड़े का यहाँ पर आपका काफ़ी कारोबार होता है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में। राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र चुनार एवं खुर्जा, आपको यहाँ पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जो चीनी मिट्टी विकास केंद्र अर्थात यहाँ से चुनार और खुर्जा में सबसे ज़्यादा आपके चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रभाग की बात करें तो कुल जिले पहले ही बात कर चुके हैं, 75 हैं। उप प्रभाग की बात करें तो 18 और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात करें तो 5। ग्राम पंचायत कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 59,163 है। वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपको याद करने हैं ये सभी पॉइंट, पता कुछ नहीं एग्जाम में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तहसील की बात करें तो 2018 तक जो फिलहाल भी 350 ही हैं। नगर पंचायत की बात करें तो 437। नगर परिषद जो उत्तर प्रदेश में है वह कितनी है? 198, वह भी 2018 तक आंकड़े हैं। और नगर निगम कुल मिलाकर 17 हैं। और ब्लॉक पंचायतें 821, वो भी 2018 तक है। आप यहाँ से इसे देखें, ब्लॉक पंचायतें कितनी हैं? 821। तो 2018 में कन्फ्यूज आपको होना नहीं है क्योंकि 2024 और तक भी आपका यह सेम ही है। जो आपकी पंचायतें हैं, न्याय पंचायतें हैं, ब्लॉक पंचायतें हैं, सामुदायिक विकास खंड हैं, जो भी आपके सेम हैं 2024 तक भी। तो न्याय पंचायतें कितनी हैं? 8,135। और सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 822। अब ऊर्जा की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 ईस्वी को किया गया था। सबसे ज़्यादा राज्य में बिजली का जो उत्पादन है वह ताप विद्युत के द्वारा होता है। और सेकंड नंबर पर जल विद्युत के द्वारा, तीसरे नंबर आपका परमाणु ऊर्जा के द्वारा, फिर आपका सौर ऊर्जा। तो फिर से आप देखें इस क्रम को, एक सबसे पहले ताप विद्युत, फिर आपका जल विद्युत, फिर आपका परमाणु ऊर्जा, फिर आपका सौर ऊर्जा। यूपी विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यूपी विद्युत नियामक आयोग की स्थापना सन 1998 ईस्वी को की गई थी। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं कितनी हैं? तो 3 हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आपको ये यहाँ से इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी देख लेनी है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 3 यहाँ पर एनटीपीसी हैं, औरैया, आंवला और दादरी। दादरी में अभी फिलहाल काम चल रहा है लेकिन हाँ आप यहाँ से 3 हैं। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कहाँ पर है? तो हरद्वागंज तापीय विद्युत स्टेशन 1942, जो कि अलीगढ़ के पास में ही पड़ता है। अलीगढ़ का, आप यहाँ से हरद्वागंज नहीं आए तो आप अलीगढ़ आ सकता है उसमें, तो आप उसको भी कर सकते हैं। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना, जो परमाणु विद्युत है वह बुलंदशहर नरोरा 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी, जो बनाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो वहाँ के जो आसपास के किसान हैं उनको बिजली प्रोवाइड कराना है, उनको ऊर्जा देना है। और यह भी पूछ लिया जाता है यह किस नदी के किनारे है? तो जो नरोरा है, जो आपका परमाणु विद्युत केंद्र है नरोरा, वह गंगा नदी के किनारे स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, तो 1983। अब खनिज पदार्थ की तरफ चलते हैं। तो राज्य खनिज विकास निगम स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में राज्य खनिज विकास निगम स्थापना। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक राज्य मध्य श्रेणी, अर्थात जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो खनिज संसाधन है वह कैसे पाए जाते हैं? वह मध्य श्रेणी के पाए जाते हैं। राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार, तो राज्य में उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा जो कोयला है वह सोनभद्र से मिलता है, आपको याद रखना है ये।
और सबसे ज़्यादा जो तांबा है वह सोहराई अर्थात ललितपुर से सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। और सबसे ज़्यादा कोयला सोनभद्र से। अब चलते हैं परिवहन एवं संचार की तरफ। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में देश में राज्य का स्थान तो दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जो राजमार्गों की जो लंबाई है दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है और महाराष्ट्र का पहले स्थान पर है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो राजमार्गों की जो लंबाई है वह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और सेकंड नंबर पर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, लगभग 18,000 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो 2004 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो 2001 ईस्वी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 ईस्वी को किया गया था। सबसे राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, जो राजमार्ग है सबसे ज़्यादा जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 आप यहाँ से इसको देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो लंबा भारत का सबसे लंबा भारत का नहीं, राज्य का सबसे जो लंबा राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, जिसका पुराना नाम NH2 था, GT रोड, ग्रैंड ट्रक रोड। देश का सबसे लंबा हरित क्षेत्र एक्सप्रेसवे, तो देश का सबसे लंबा जो हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसकी जो लंबाई है 340.8 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1972 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य निगम सेतु की स्थापना 1973 ईस्वी को की गई थी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, अब यह गोरखपुर नहीं है, अभी गोरखपुर सेकंड नंबर पर आता है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था, तो लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड का जो गठन किया गया था वो 2013 ईस्वी को किया गया था। लखनऊ मेट्रो ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया, तो जो लखनऊ मेट्रो है उसने जो वाणिज्यिक परिचालन है वह 5 सितंबर 2017 ईस्वी को किया था। कब किया था, 2017 ईस्वी को। और आपको जब मेट्रो की बात चल रही है तो मेट्रो की बात करें तो सबसे पहले जो भारत में मेट्रो है वह कोलकाता में चलाई गई थी। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले कोलकाता में चलाई गई थी, उसके पश्चात दिल्ली में चलाई गई थी। रेलवे सुरक्षा आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। राज्य में पहली ट्रेन मार्च 1859 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो प्रयागराज से लेकर कानपुर तक चलाई गई थी राज्य में पहली ट्रेन मार्च। और वहीं भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, मुंबई से लेकर ठाणे तक, जो कि 33 किलोमीटर आई थिंक चली थी। तो आपको ये याद रखना है। और सबसे विश्व की बात करें तो सब विश्व में सबसे पहले जो ट्रेन है वह 1825 ईस्वी में चलाई गई तो ब्रिटेन में। याद रखना है आपको ये सब कुछ। राज्य में कुल रेल नेटवर्क कितना है, तो राज्य में जो कुल रेल नेटवर्क है वह 9,167 किलोमीटर है। देश में पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश का। वहीं राजमार्गों में दूसरे नंबर पर है। यूपी राज्य में बस परिवहन सेवाएं 15 मई 1947 को शुरू हुई। तो यूपी में जो बस परिवहन सेवाएं हैं वो कब से स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी आपकी 15 मई 1947 से। और कहाँ से कहाँ तक, लखनऊ से बाराबंकी तक। लेकिन अब आपका जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसमें जो राज्य की जो बस परिवहन है वह पूरी तरह से उपलब्ध है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है, तो इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो अनुमानित लंबाई वह 340.8 किलोमीटर है। लखनऊ दूरदर्शन ने कार्य करना प्रारंभ कब किया, तो लखनऊ से जो दूरदर्शन का जो कार्यक्रम था 27 नवंबर 1975 को जारी किया गया था। और अयोध्या से जनकपुर के बीच बस सेवा कब प्रारंभ हुई, तो आपको याद रखना है अयोध्या से जनकपुर कहाँ पर पड़ता है आपका, नेपाल में। इसकी जो सेवा कब प्रारंभ हुई थी, मई 2018 में। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखें। अयोध्या से जनकपुर
के जो बीच बस सेवा है वो कब प्रारंभ हुई थी? मई 2018 में। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आदित्य बिड़ला समूह ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है, तो ये विकसित किया आपका म्योरपुर सोनभद्र में। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है, तो भारत का जो पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है वह राल्लूपुर वाराणसी में है। राज्य में लखनऊ आकाशवाणी की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अप्रैल 1938 ईस्वी को की गई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई थी, तो भारत में जो प्रथम हवाई डाक सेवा है वह इलाहाबाद, जो कि इसे प्रयागराज से नाम से जाना जाता है, से नैनी के बीच प्रारंभ की गई थी, जो कि इलाहाबाद के पास में ही, इलाहाबाद में ही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? फुरसतगंज अमेठी में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। अब चलते हैं 2011 की जो जनगणना है उसकी तरफ। और 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है। आपको पता होना चाहिए कि जो जनगणना है वह भारत की वह प्रत्येक 10 साल में होती है। तो 2011 के बाद 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम पर कोविड-19 की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। देखिए ये तो सब बहाने होते हैं, जनगणना करानी होती तो सरकार कब की करा देती। अब 2024 चल रहा है और अभी तक कोई भी जनगणना के जो आंकड़े हैं वो पब्लिश नहीं किए गए हैं। तो आपको जो जनगणना के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो 2011 से ही बनेंगे, तो आपको वही आंकड़े याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वह, और इससे पहले बात करें तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना है वो 1872 में की गई थी, और इसके पश्चात 1881 से रेगुलर जनगणना स्टार्ट की गई थी, अर्थात 1881, फिर 1891, फिर आपका 1901, इस तरीके से प्रत्येक 10 साल में एक बार जनगणना होनी थी भारत की। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो देश की कुल संख्या की 16.5% है। आप इसको भी याद करें, 7.16.5। और वहीं जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश है उसका 5वां स्थान है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश में 7.33% है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। और जनसंख्या के मामले में जो उत्तर प्रदेश है वह पहले स्थान पर आता है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत देखें तो वह 52.29, तो 52.29% है। और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत देखें तो 47.71%, 47.7171% है। और राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था 2011 में? 77.73% था। राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितना परसेंट था 2011 में? तो 22.27% था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है। और वहीं बात करें सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का एरिया के मामले में, तो आपका जो एरिया सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी का है, तो ये आपको याद रखना है। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज, फिर आपका मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाली जो ज़िले हैं 3 आपको याद रखने हैं, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह 2011 का जो आंकड़ा पब्लिश किया गया था जनगणना का, उसके अकॉर्डिंग 829 है। वहीं जो 2011 की जो जनगणना की गई थी उसमें जो भारत का ओवरऑल जो जनसंख्या जनघनत्व था वह 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई? तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है आपका गाज़ियाबाद जो दिल्ली से लगा हुआ है, फिर उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है
वो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता 67.72% है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वहीं जो भारत की जो ओवरऑल साक्षरता थी वह 74% थी, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके पश्चात मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा सेंसस पर, जिसमें ऑल इंडिया अर्थात भारत के सेंसस पर बात करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित बात कर रहे हैं फिलहाल, मोस्टली इम्पोर्टेंट देखा जाए तो। और उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.30। वहीं उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है? 57.20। 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो औसत साक्षरता में जो वृद्धि हुई थी वह 11.36 की वृद्धि हुई थी। पुरुष और महिला में साक्षरता के बीच अंतर देखें तो आप यहाँ से साफ दिख जाएगा। पुरुषों का जो है वह 77 है और वहीं जो महिला है उसकी जो साक्षरता है वह 57 है, तो 20% का यहाँ पर काफ़ी बड़ा रेशियो है। अब काफ़ी कम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से 2011 से देखें तो अब 2024 चल रहा है, 13 साल में काफ़ी सुधार हो गया होगा। सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले ज़िले में आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले, तो सबसे जो कम साक्षरता है वह आपकी किस ज़िले की पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? वह आपके श्रावस्ती सबसे कम, उसके बाद आपका बहराइच, फिर आपका बलरामपुर। लिंग अनुपात की बात करें तो लिंगानुपात जैसा आपको पता होना चाहिए, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है 2011 की जो जनगणना है, ये जितने भी आपको आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 2011 की जनगणना को देखकर ही बताए जा रहे हैं। 912 है, जो भारत का कितना था? 943। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, भारत का जो औसत लिंगानुपात है वह 943 है, अर्थात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 इन भारत की बात करें। वहीं यूपी की बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 912। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना बढ़ा था? 14 अंक बढ़ गया। तो इससे पहले 14 अंक कम था, तो कितना होगा? 898 होगा। तो अब कितना है? 912 है। आपको ये याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है आप जौनपुर 1024, अर्थात 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या वो कितनी है? 1024। वहीं आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। और सबसे कम जो लिंगानुपात वाले ज़िले हैं वो आपके सबसे कम लिंगानुपात ज़िले हैं गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षर में आया था, और सबसे ज़्यादा साक्षर और सबसे कम लिंगानुपात यहीं पर है। कितना है? 851। फिर उसके बाद कितना है? हमीरपुर एवं बागपत 861। उसके बाद कानपुर नगर, बांदा और मथुरा, यहाँ का तीनों का कितना है? 863। और हमीरपुर और बागपत का सेम है 861। और यहाँ से कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का कितना है? 863। और गौतम बुद्ध नगर का 851। तो काफ़ी कम है देखा जाए तो। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा में। बाल लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बाल लिंगानुपात है, बाल का मतलब आपका इनकी जो उम्र है 0 से लेकर 6 वर्ष तक आयु के जितने भी बच्चे इसमें रखे जाते हैं, तो 902 है। तो घटा है, आप यहाँ से देख सकते हैं 2001 में 916 था, लेकिन 2011 में कितना रह गया? 902 रह गया है, अर्थात यहाँ 14 घट गया है। तो वहाँ 14 ओवरऑल बढ़ा था, यहाँ 14 घट गया है। राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाली जिले, तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात पाया जाता है वो बलरामपुर में है, और सबसे कम कहाँ पर है? बागपत में। तो आपको ये दोनों जिले याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बलरामपुर में और सबसे कम बागपत में। बाल लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। दशकीय विकास दर देखी जाए तो 2011
और 2001 के दौरान औसत 10 की वृद्धि कितनी रही? 20.23% की। तो इतनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 10 साल के दौरान इतने परसेंट की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली थी। और 2001 से 2011 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 1.85। एक साल में इतनी परसेंट की वृद्धि हो रही थी। और 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट देखें तो कितनी देखी गई? 5.62%। अर्थात इससे पहले का जो दशक था उसमें 25 के अप्रोक्स रही होगी, 25-26 के अप्रोक्स। 2001 से इधर आपका 1991 से लेकर 2001 तक उसमें जो औसत वृद्धि दर कितनी होगी? 26-27% होगी। तो ज़्यादा कमी नहीं हुई है, जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि कितनी देखी गई? 19.31 देखी गई महिलाओं में। वहीं जो पुरुषों में जो वृद्धि देखी गई थी वह 19.31 थी, और वहीं जो महिलाओं में कितनी थी? 21.23%। तो आपको ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं। पुरुषों की जो औसत वृद्धि थी वह 19 थी, वह महिलाओं की 21%। उच्चतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि देखने को मिली थी वह गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। अनुसूचित जाति से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है? एससी जो वर्ग हैं 20.69%। तो आपको याद रखना है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी वर्ग से संबंधित जनसंख्या है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश, 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है सीतापुर, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है बागपत। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अर्थात आपका जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनकी बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 0.6% है। तो काफ़ी कम है। जिन्हें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल जनजाति हैं और आपकी जाति या ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, उसकी अपेक्षा तो काफ़ी कम ही है एसटी वर्ग। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो एसटी है कहाँ पर पाए जाते हैं? सोनभद्र में पाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं? बागपत में। तो दोनों, चाहे एससी की बात करें चाहे एसटी की बात करें, दोनों ही सबसे कम बागपत में ही हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति विहीन जिले, तो ऐसे दो जिले जहाँ पर बिल्कुल भी एसटी वर्ग से संबंधित नहीं रहते हैं, तो ऐसे दो जिले हैं, एक अयोध्या और जालौन। मलिन बस्ती जनगणना की तरफ देखें तो देश की कुल मलिन बस्ती जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा था। तो यहाँ पर काफ़ी मलिन बस्तियाँ पाई जाती हैं, अर्थात जो यहाँ पर लोग निवास करते हैं वहाँ काफ़ी गंदगी देखने को मिलती है उनके आसपास। तो उस स्थान में, उस हिसाब से देखा तो चौथा नंबर था उत्तर प्रदेश का। 2011 की जनगणना में देश की कुल जनसंख्या में मलिन बस्तियों की संख्या का परसेंट कितना था? 9.5%। अप्रोक्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा ही है। प्रदेश में सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज़्यादा जो मलिन बस्तियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? मेरठ, आगरा, कानपुर नगर। राज्य की कुल जनसंख्या में मलिन बस्ती जनसंख्या का परसेंट कितना है? 3.12%। तो इतनी मलिन बस्तियां कुल मिलाकर पाई जाती हैं राज्य की कुल जनसंख्या में। कुल जनसंख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? अप्रोक्स 20 करोड़ बताई थी। तो आप 20 करोड़ का यहाँ से 3% निकाल सकते हो। अब धर्म जनगणना को लेकर देखें तो सबसे ज़्यादा जो धर्म है उत्तर प्रदेश में वह हिंदू धर्म है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम, फिर आपका सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। आपको याद रखना है ये क्रम, सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर उसके पश्चात मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद जैन और बौद्ध हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का कितना परसेंट है? 19.33% है।
उच्चतम एवं निम्नतम लिंगानुपात धार्मिक समुदाय कौन से हैं? तो ईसाई। ईसाई जो लिंगानुपात है ईसाई में वह 1000 पुरुषों पर 900 स्त्रियां पाई जाती हैं। वहीं सिख में देखें तो 1000 पुरुषों पर 885 महिलाएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ था? 20वीं शताब्दी से। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो अमीर खुसरो का जो जन्म है कासगंज पटियाली में हुआ था। तो इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वहाँ पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम से संबंधित बताए जा रहे हैं और उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वह जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छी सपोर्ट मिले और अधिक से अधिक अपना जो नंबर है, स्कोर है, उसमें इम्प्रूवमेंट करें। तबला और सितार के आविष्कारक थे कौन? अमीर खुसरो, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली कासगंज में। बड़ा ख्याल प्रचारक सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर। ख्याल प्रचारक अर्थात बड़ा ख्याल का जो प्रचार किसने किया था? सुल्तान हुसैन सरकी ने। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण युग, तो संगीत की दृष्टि से देखें अर्थात सबसे ज़्यादा जो संगीत उत्तर प्रदेश में कब रखा गया था? वह लखनऊ घराने से रखा गया था, जिसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह का काल। याद रखें, नवाब वाजिद अली शाह के काल को उत्तर प्रदेश का संगीत काल की दृष्टि से देखें तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, जो कि लखनऊ घराने से आता था, लखनऊ घराने से। बिस्मिल्लाह खान एवं मुमताज़ खान शहनाई वादक हैं बनारस घराने के। तो आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ये क्वेश्चन बनते हैं कि जो बनारस घराने से संबंधित कौन कौन है? तो कौन कौन है? बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान शहनाई वादक। ये कौन थे शहनाई वादक? थे बिस्मिल्लाह खान। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिस्मिल्लाह खान से संबंधित क्वेश्चन। तो ये किस घराने से संबंधित थे? बनारस से। बिंदादीन, कोदवी सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, ब्रिजू महाराज का संबंध किससे है? लखनऊ घराने से। तो ये जितने भी घराने से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, लाइक एज यूपी पुलिस। बिंदादीन, कुतुब सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाजन, ब्रिजू महाराज। तो ब्रिजू महाराज कई बार पूछा गया है, तो आप देखें ब्रिजू महाराज किससे संबंधित हैं? लखनऊ घराने से। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूल नवाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी का टप्पा गायक हैं बनारस घराने के। तो इनको भी देख लें एक बार, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूल नवाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायक हैं। अर्थात ये किससे संबंधित है? ठुमरी टप्पा गायक। तो ये किस घराने से हैं? बनारस घराने से। झूला, होरी, फाग, लांगुरिया और रसिया लोकगीत किससे संबंधित हैं? ब्रज क्षेत्र से। तो ब्रज से क्षेत्र से भी क्वेश्चन बनते हैं। झूला हुआ आपका, होरी, फाग, लांगुरिया और रसिया लोकगीत हैं। ये चारों पांचों देखे जाएं तो ये ब्रज क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित हैं। संस्कार गीत, सोहर, नाटक और कव्वाली ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अवध क्षेत्र के अंतर्गत। अवध क्षेत्र में संस्कार गीत हुए आपके, सोहर, नाटक और कव्वाली विशेष रूप से अवध क्षेत्र में प्रचलित हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वह आपका कथक। कौन सा है? कथक। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित है? केरल में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कथक नृत्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं तो ठाकुर प्रसाद। ठाकुर प्रसाद को कथक नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चौरसिया नृत्य। तो जौनपुर के जो कहार थे उनके द्वारा जो नृत्य कौन सा किया जाता है? वह चौरसिया नृत्य किया जाता है। कथक के प्रसिद्ध घराने हैं, अर्थात कथक से संबंधित प्रथम जो आपके घराने देखें, प्रसिद्ध घराने देखें जो इम्पोर्टेंट है, कथक के जो प्रसिद्ध घराने हैं वह लखनऊ और वाराणसी हैं। उत्तर प्रदेश में लोक रंगमंच अर्थात नाटक कौन कौन से हैं? रामलीला, रासलीला और नौटंकी आपको याद रखना है। कालिंजर किला उत्तर प्रदेश बांदा में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, कालिंदर का जो किला है कहाँ पर स्थित है? बांदा में। गंगा महोत्सव, गंगा दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? आपका वाराणसी और प्रयागराज में
काफ़ी प्रसिद्ध है। विश्व धरोहर एवं विश्व धरोहरों में राज्य के 3 स्मारक शामिल हैं। विश्व धरोहरों में राज्य के 3 स्मारक कौन कौन से हैं? फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के निकट है, आगरा किला और वहीं ताजमहल। ये तीनों हैं जो 3 स्मारक ऐसे हैं जो विश्व धरोहर स्मारक में शामिल हैं। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो आपका आगरा रहा था। अर्थात मुगल काल में जो कि बाबर काल से स्टार्ट हुआ था। बाबर ने यहाँ मुगल काल की जो स्थापना की थी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, तभी से आपका मुगल काल रहा था। और इसका जो मुस्लिम शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो आगरा रहा था। कन्नौज भाषा का क्षेत्र है, तो कन्नौज जो भाषा है मुख्यतः कन्नौज में बोली जाती है। फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया और कानपुर देहात, इस जिलों में मुख्य रूप से कन्नौज भाषा बोली जाती है। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ही कई क्वेश्चन अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। तो फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है, यहाँ पर आपका बुलंद दरवाज़ा काफ़ी प्रमुख पर्यटन स्थल है। बीरबल का महल है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, जोधाबाई महल है, जामा मस्जिद है, दीवान प्रथम खास है, पंचमहल है, मरियम महल है। तो ये सभी कहाँ पर पड़ते हैं? आपके बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवान प्रथम खास, पंचमहल, मरियम महल, ये सभी कहाँ पर पड़ते हैं? फतेहपुर सीकरी आगरा में। तुलसी स्मारक, तुलसी जन्म स्थान, तुलसी दास का जो जन्म स्थान है वो राजापुर चित्रकूट में माना जाता है। और वहीं तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस का जो अवध भाषा में लिखा था। और सूफी संत हाफी वारिस अली शाह का मकबरा कहाँ पर है? देवा शरीफ, बाराबंकी में। तो आपके जितने भी मकबरे हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देवगढ़ के दशावतार मंदिर और 31 जैन मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध है। तो ललितपुर में दशावतार का मंदिर जो कि गुप्त कालीन से संबंधित है। और गुप्त कालीन जो गुप्त काल है वह किसने स्थापना की थी? गुप्त काल की श्री गुप्त ने। तो आपको ये याद रखना है, श्री गुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की थी। और 31 जैन मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध कहाँ पर है? ललितपुर में। सिरंगी ऋषि मंदिर स्थित है, तो सिरंगी ऋषि जो मंदिर है वह सिरंगी रामपुर फर्रुखाबाद में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म है वो बदायूं में हुआ था। अकबर के नवरत्नों में उत्तर प्रदेश के सबसे जो फेमस थे कौन थे? राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल कहाँ से आते थे? उत्तर प्रदेश से ही आते थे। और अकबर के नवरत्नों में वह गिने जाते थे। अब शिक्षा की तरफ बढ़ें तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा का क्या रहा सब कुछ? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है उसकी जो स्थापना है वह 1981 को हुई थी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 प्रयागराज में। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2001 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट किया गया था? तो 2001 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। स्कूल चलो अभियान आपने देखा भी होगा, जो इस तरीके से सिंबल बना होता है स्कूल चलो। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन प्रारंभ किया गया था 2009 में। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन प्रारंभ। तो आप यहाँ से देखें, साक्षर भारत कार्यक्रम कब स्टार्ट किया था? 2009 में। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय केवी हैं, इसमें 4 सामान्य हैं और 1 कृषि है, वहीं 1 विमानन है। राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसकी जो स्थापना है 1887 ईस्वी में की गई थी। अब मेडिकल कॉलेज की तरफ चलते हैं। तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? झांसी में।
गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आगरा में। तो जितने भी ये मेडिकल कॉलेज हैं जो नेमिंग है इनको देख लें। लाला लाजपत राय कहाँ पर है? मेरठ में। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर है? झांसी में। गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ पर है? कानपुर में। और सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आगरा में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में। छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। अब अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में SEZ वाले जितने भी जोन हैं, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र जो हैं वो 28 ज़िले हैं, जिसमें पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र से 30 ज़िले आते हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र से 10 ज़िले और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र से 7 ज़िले। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इतना है नहीं, कोई नहीं, स्किप कर सकते हो आप यहाँ से इसको। औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी दृष्टि से जो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड। कृषि के बाद राज्य में सर्वाधिक रोजगार परक उद्योग कौन सा है? हथकरघा कुटीर उद्योग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो रोजगार है कहाँ पर मिलता है? हथकरघा कुटीर उद्योग में। हथकरघा कुटीर उद्योग में। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो कृषि है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार है कहाँ पर मिलता है? यूपी हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू कब हुई थी? तो यूपी हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 में लागू हुई थी। खेल का सामान कहाँ पर मिलता है? आगरा और मेरठ। कालीन एवं गलीचा उद्योग विकसित क्षेत्र हैं, भदोही, मिर्जापुर, आगरा और वाराणसी। तो कालीन एवं गलीचा से संबंधित ये विकसित क्षेत्र हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो 1975 ईस्वी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1975 में। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1960 में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की प्रथम चीनी मिल जो कि 1903 में स्थापित की गई थी। अगर भारत की आ जाती है तो भी आपका यहाँ से ये अपने आप इंक्लूड हो गया क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश की आती है तब भी हो गया 1903 में। कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2017 में। तो लेटेस्ट की ये योजना है, पुरानी ज़्यादा है नहीं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसान राज्य में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में। तो दोनों जो स्कीमें 2017 से चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का आरंभ कब किया गया था? तो 25 अक्टूबर 2019 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। अब चलते हैं जितने भी फेमस स्थान हैं और कहाँ पर स्थित हैं उन पर चलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। संत कबीर निर्वाण स्थल महगढ़, संत कबीर नगर। तो आप याद रखें मगहर, जो कि संत कबीर निर्वाण, निर्वाण का मतलब उन्होंने अपने जो प्राण है कहाँ पर त्यागे थे? तो कहाँ पर त्यागे थे? मगहर संत कबीर नगर में। वृंदावन के मंदिर कहाँ पर पाए जाते हैं? मथुरा में। मथाकुर बुद्धि प्रतिमा, मथाकुर जो बुद्ध है उनकी जो प्रतिमा है कहाँ पर है? कुशीनगर में। खानका रसीदिया कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी में। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर देवगढ़। तो इम्पोर्टेंट है, दशावतार मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो दशावतार का जो मंदिर है कहाँ पर है? देवगढ़ ललितपुर में। भगवान का वराह मंदिर सौरो कासगंज। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, भगवान का जो वराह मंदिर है कहाँ पर है? सौरो कासगंज में। हरिदेव जी मंदिर कहाँ है? मथुरा में। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। राधा रानी लाडली जी मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में। गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में। भीतरगांव गुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है?
कानपुर में। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में। भारद्वाज आश्रम और अक्षय वट कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। आनंद भवन कहाँ पर है? प्रयागराज में। और शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। कड़क साहब बाबा की मजार कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में। दंत तीर्थ हस्तिनापुर कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर में। झारखंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? हापुड़ में। फांसी इमली स्मारक कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। व्यास टीला एवं नरसिंह टीला दोनों जालौन में है। छावनी शहीद स्थल कहाँ पर स्थित है? बस्ती में। विंध्यावासिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में। कनक भवन कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में पड़ता है। सप्त मातृका मूर्तियाँ कहाँ पर हैं? कन्नौज में। भृगु मंदिर कहाँ पर स्थित है? बलिया में। जेके मंदिर कानपुर में। मुगल घाट फर्रुखाबाद में। इम्पोर्टेंट है, मुगल घाट कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद में। दिगंबर जैन मूर्तियाँ असई किले से प्राप्त इटावा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दिगंबर जैन की जो मूर्तियाँ हैं कहाँ पर हैं? इटावा में। औड़कनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। शुक्ल तालाब कहाँ पर स्थित है? कानपुर देहात में। जयसी स्मारक रायबरेली, तो ये इम्पोर्टेंट है। जयसी स्मारक कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में। गोरखनाथ मंदिर नाम में ही अपने आप इंक्लूड है, गोरखनाथ। अशफाक अल्लाह का कब्र कहाँ पर स्थित है? शाहजहाँपुर में। बौद्ध स्तूप, तो इम्पोर्टेंट है। यूपी में जो बौद्ध स्तूप है कहाँ पर पाए जाते हैं? सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर एवं पिपरहवा। श्री दाऊजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाथरस में। बाबा सोमनाथ जी मंदिर देवरिया। चीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रावस्ती। कामद गिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। रानी महल कहाँ पर है? झांसी में। कालिंजर किला बांदा, इंपोर्टेंट है, पहले भी बताया था आपको। कालिंजर का जो किला है कहाँ पर स्थित है? बांदा में। मकरबाई मंदिर कहाँ पर स्थित है? महोबा। रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? रामपुर। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, से पहले भी बात कर चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब जो आपका शेख सलीम चिश्ती की जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। सिविली अकादमी कहाँ पर स्थित है? आजमगढ़ में। इमामबाड़ा और छत्तर महल, ये भी इम्पोर्टेंट है। इमामबाड़ा कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इमामबाड़ा और छत्तर महल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। देवी पाटन पटीश्वरी मंदिर बलरामपुर में। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में। लाल दरवाजा मस्जिद। अरगा पार्वती मंदिर गोंडा में स्थित है। हाजी वारिस अली की मज़ार बाराबंकी। रेणुकेश्वर महाराज महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में। गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बहराइच में। सीताकुंड कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर में। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर और बेड़ा कुंड कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद में। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी कहाँ पर स्थित है? भदोही में। संत रविदास नगर में। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में। 84 गुम्बद कहाँ पर है? कालपी जालौन, कई बार पूछा गया है। 84 जो गुम्बद है कहाँ पर स्थित है? जालौन कालपी में। छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद किला और हाजी शरीफ दरगाह कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में। बेला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। भरतकुंड कहाँ पर है? अयोध्या में। इजाज अली हॉल कहाँ पर है? बिजनौर में। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अम्बेडकर नगर में। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी।
दानापुर शहीद स्मारक कहाँ पर है? चंदौली में। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, तो इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में। लुदेश्वर मंदिर बाराबंकी। श्री सनातन धर्म मंदिर कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। सलामत शाह का मकबरा बाराबंकी। देवकली मंदिर औरैया। राज राजेश्वर श्री विद्या मंदिर कहाँ पर है? उन्नाव में। विक्टोरिया हॉल वेलफ्री हरदोई। दाऊजी मंदिर मथुरा। यज्ञशाला कहाँ पर है? बागपत में। और तुलसी स्मारक कहाँ पर है? बांदा में। तो इम्पोर्टेंट है तुलसी स्मारक, जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी थी। अब जो नेक्स्ट क्लिप है वो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो शहर है और शहर के जो उपनाम है, इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे आपका स्टेट के कोई भी पेपर हो, चाहे आपका सेंटर का कोई भी पेपर हो। तो सहारनपुर को किस नाम से जाना जाता है? लकड़ी पर नक्काशी का शहर। तो आपको याद रखना है, सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी का शहर। पीलीभीत को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। पीलीभीत को किस नाम से जाना जाता है? मिनी पंजाब के नाम से। चित्रकूट को वनवास नगर और मंदराचल। तो आपको याद रखना है, चित्रकूट को किस नाम से जाना जाता है? वनवास नगर और मंदराचल। देवरिया को देवारण्य और देवपुरिया के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरनगर को सरवत नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है? गन्ने होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? सरवत नगर, मुजफ्फरनगर को। और शाहजहाँपुर को कालीन उद्योग कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, काली उद्योग वो जो नगर है, कालीन उद्योग का जो उद्योग है कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर। कालीन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। फतेहपुर को युद्ध क्षेत्र शहर के नाम से जाना जाता है। आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर के नाम से जाना जाता है। वहीं रामपुर को नवाबों का शहर और चाकुओं का शहर। रामपुर को आप यहाँ से देख सकते हैं, नवाबों का नगर और चाकुओं का शहर। लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो अमला नगरी, बेला भवानी नगर, राजाओं का गढ़ आदि उपनामों से जाना जाता है। मऊ को मऊनाथ भंजन के नाम से जाना जाता है। वहीं मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तन नगरी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, पीतल नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, किस स्थान को जाना जाता है? तो है आपका मुरादाबाद। सीतापुर को नैमिषारण्य नगर के नाम से जाना जाता है। वहीं कौशाम्बी की बात करें तो रहनुमा शहर के नाम से जाना जाता है। बलिया को बागी जिला के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नवाबों का नगर, बागों का शहर, आमों का शहर, नज़ाकत नफसत का शहर। तो इम्पोर्टेंट है इसमें, बागों का शहर किस ज़िले को जाना जाता है? आमों का शहर, और साथ में आपका नज़ाकत नफसत का शहर, नवाबों का शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। हरदोई को हरद्रोही नगर के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रयागराज को संगम नगरी, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है, तीनों जाकर मिलती हैं कहाँ पर? प्रयागराज में। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? संगम नगर। और कुंभ नगरी, क्योंकि यहाँ पर कुंभ भी लगता है, इस वजह से इसे कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। तीर्थराज और अमरूद नगर, तो अमरूद नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है प्रयागराज को। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, सिराज ए हिंद के नाम से। किससे? जौनपुर को। अमरोहा को किस नाम से जाना जाता है? ज्योतिबा फुले नगर के नाम से। तो इम्पोर्टेंट है, ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा। उन्नाव चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। बिजनौर को कटेहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है, गाजीपुर काशी की बहन। मेरठ क्रांति शहर, कैंची शहर। मेरठ क्रांति शहर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि 1857 में जो जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। बदायूं निजामुद्दीन औलिया नगर के नाम से जाना जाता है। अयोध्या भगवान राम की नगरी, साकेत धाम, रामनगर, राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। और ये सरयू नदी के किनारे पर पड़ता है अयोध्या। पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
चंदौली चावल का कटोरा, चावल का कटोरा किसे जाना, चंदौली को। बागपत को बाघ की भूमि। कन्नौज इत्र नगरी, सुगंध नगरी, कान्य कुब्ज नगर। तो यह पूछा गया था पिछली बार यूपी पुलिस में कि इत्र नगरी को कौन प्रदर्शित करता है, तो कन्नौज। गाजियाबाद मिनी दिल्ली और उद्योग नगरी, मिनी दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है, गाजियाबाद और उद्योग नगरी से साथ साथ में। वाराणसी को विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर और घाटों का शहर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुल्तानपुर, कुशपुरा, अमेठी, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। मथुरा कृष्ण की नगरी, पेड़ा की नगरी और पंडों की नगरी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मथुरा को कृष्ण की नगरी, पेड़ा की नगरी और पंडों की नगरी। भदोही संत रविदास नगर और कालीन नगरी, याद रखें कालीन नगरी भदोही। बहराइच सैयद मसूद गाजी नगर, ऋषि भूमि, ऋषि भूमि कौन है, बहराइच। इटावा, इटावा को चंबल शहर के नाम से जाना जाता है। बुलंदशहर आहत क्षेत्र, आहर क्षेत्र, याद रखें इसको, बुलंदशहर आहर क्षेत्र। सोनभद्र भारत की ऊर्जा राजधानी, तो इम्पोर्टेंट है अपने यहाँ में, सोनभद्र कौन है, भारत की ऊर्जा राजधानी। श्रावस्ती सहेत महेत नगर, श्रावस्ती सहेत और महेत नगर। औरैया विविधता की भूमि। अलीगढ़ भारत का ताला शहर। कासगंज काशीराम नगर। बलरामपुर को देवी पाटन और शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। कानपुर देहात को रमाबाई नगर के नाम से जाना जाता है। हाथरस को महामाया नगर के नाम से जाना जाता है। कानपुर नगर को भारत का मानचेस्टर, देखें इंपोर्टेंट है अपने आप में, कई बार पूछा गया भारत का मैनचेस्टर कौन है, चमड़ी नगरी और उद्योग नगरी कानपुर नगर। गोंडा को जयप्रकाश नगर के नाम से जाना जाता है। मिर्जापुर को महात्रिकोण नगर रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की नोएडा ग्रेटर नोएडा के नाम से प्रसिद्ध है। काफ़ी होता है कई बार लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा को समझ जाते लेकिन गौतम बुद्ध नगर को नहीं समझ पाते, तो देख लें आप यहाँ से। जालौन पंचनंद नगर, सिद्धार्थ नगर, बुद्ध नगर, शामली प्रबुद्ध नगर, आगरा ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। झांसी बुंदेला शहर के नाम से जाना जाता है। बस्ती वशिष्ठ नगर। हापुड़ की बात करें तो पंचशील नगर और मिनी जलियांवाला बाग इम्पोर्टेंट है। फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, चूड़ी नगरी, और जैसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ललितपुर देवगढ़ नगर। संत कबीर नगर खलीलाबाद के नाम से जाना जाता है। संभल भीमनगर के नाम से जाना जाता है। मैनपुरी को कपूरी नगर के नाम से जाना जाता है। मैनपुरी को किस नाम से जाता है, कपूरी नगर के नाम से। हमीरपुर जेजा काबू मुक्ति क्षेत्र। महाराजगंज करापत नगर, एटा सूकर क्षेत्र, वराहनगर। और वहीं बाराबंकी की बात करें तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार देवनगर इम्पोर्टेंट है। बाराबंकी को किस नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार देवनगर के नाम से। महोबा को महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता है, तो आप इसमें एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, महोबा महोत्सव नगर। गोरखपुर नगर, गोरखपुर को गोरखधाम नाथनगर, गीता प्रेस नगर, तो इम्पोर्टेंट है गीता प्रेस नगर, कई बार पूछा गया गीता प्रेस नगर को कौन प्रदर्शित करता है, तो गोरखपुर। फर्रुखाबाद पांचाल नगर। बरेली को बंस बरेली और सूरमा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इम्पोर्टेंट है सूरमा। बांदा बुंदेलखंड। कुशीनगर की बात करें तो महापरिनिर्वाण नगर के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर नगर की बात करें तो सी हमई कारीरात नगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, प्रमुख शहर हैं, जो नदी के किनारे पड़ते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है,
तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से ऐसे जो शहर हैं इम्पोर्टेंट जो कि गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं, वो आपका कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, बदायूं, बिठूर। देख लें, पूछा जाता है एग्जाम में कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगा नदी के किनारे ये इम्पोर्टेंट शहर हैं जो कि स्थित हैं। वहीं यमुना की बात करें तो यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। एक बार फिर से देखें, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। ये इम्पोर्टेंट शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे पड़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। गोमती, गोमती नदी के किनारे कई बार पूछा गया है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती, जौनपुर, पीलीभीत, शाजापुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। वहीं राप्ती नदी की बात करें तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। देखें, सभी जितने भी ये शहर हैं जो नदी के किनारे स्थित हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। वहीं रामगंगा की बात करें तो रामगंगा के किनारे बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। और अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। वहीं जो हिंडौन नदी है, हिंडौन नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। साई नदी के किनारे कौन कौन स्थित है, प्रतापगढ़ और जौनपुर। और सोन नदी के किनारे सोनभद्र। तो ये आपस में दोनों के जो नाम है कनेक्ट कर सकते हैं, सोनभद्र। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र हैं किन जिलों में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें वर्ग किलोमीटर में, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। 2540.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपके वन पाए जाते हैं। वहीं सेकंड स्थान पर लखीमपुर खीरी है, वहीं तीसरे स्थान पर मिर्ज़ापुर है। तो पहला स्थान इम्पोर्टेंट है, पहले स्थान पर कौन है, सोनभद्र। और चौथे स्थान पर आपका पीलीभीत। और सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन क्षेत्र संत रविदास नगर, भदोही। याद रखें, सबसे ज़्यादा के लिए सोनभद्र और सबसे कम के लिए भदोही, संत रविदास नगर। केवल और केवल 3.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। तो यहाँ पर जो वन क्षेत्र काफ़ी कम पाया जाता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, वन्य जीव की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य हैं जो पाए जाते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, इसकी जो स्थापना थी वह 1957 ईस्वी में की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में 78 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पर स्थित है, चंदौली में। तो इम्पोर्टेंट है, जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, चंदौली में। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी, शाजापुर में। इसकी जो स्थापना है कब की गई थी, 1972 ईस्वी को। स्थापना से संबंधित इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, केवल ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जैसे किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी और शाजापुर में। कतरन यागा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, बहराइच में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 ईस्वी को। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, बांदा और चित्रकूट में। अभी जो स्थापना है उसे हम क्या कर दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे नहीं जाने हैं। तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, बांदा और चित्रकूट में। महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, आगरा और इटावा में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, वन्यजीव सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद में। हस्तिनापुर तो देखें इम्पोर्टेंट है।
सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? महाराजागंज में। सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट, तो रामसर साइट से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? गोंडा में। ये जितने भी हैं आपके रामसर साइट हैं। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी में। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बरेली में। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? हरदोई में। सरसई नावर झील कहाँ पर स्थित है? इटावा में। एग्जाम में पूछा भी गया था इससे पहले ये सरसई नावर झील। ऊपरी गंगा नदी, जिसे हम ऊपरी गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं, ब्रजघाट से नरोरा तक, कौन सा? इटावा, जिसे सरसई नावर झील के नाम से जाना जाता है। सूर सरोवर कीठम झील, एग्जाम में पूछा गया था कीठम झील कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। तो जो उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, तो पूछ सकता है गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक, जिसकी कुल लंबाई कितनी होने वाली है? 594 किलोमीटर। और जो 6 लेन होगा, तो आप याद रखें जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है, जिसमें मुख्य ज़िले हैं। ज़िले से क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट बनेगा नहीं, बनेगा तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जो गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है और इसकी जो लंबाई पूछी जा सकती है। तो लंबाई याद रखें 594 किलोमीटर और मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह लखनऊ से लेकर गाज़ीपुर तक बनाया जा रहा है। जो चांदसराय, लखनऊ के चांदसराय से लेकर गाज़ीपुर के हैदरी या आबाद गांव तक, जो कि 340 किलोमीटर तक लंबा होगा और जो कि 6 लेन होगा। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह चित्रकूट से इटावा, कहाँ से कहाँ तक है? चित्रकूट से लेकर इटावा तक 294 किलोमीटर बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य ज़िले कौन है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं। प्रमुख हवाई अड्डे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौधरी चरण सिंह, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में, जिसे अमोसी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। चकेरी हवाई अड्डा, जो कि कानपुर में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आगरा में। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है? गाज़ियाबाद में। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। झांसी हवाई अड्डा कहाँ पर है? झांसी में, नाम में ही अपने आप इंक्लूड है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी इस पर काम चल रहा है, ग्रेटर नोएडा, जो कि जेवर के पास में है, जेवर में ही है, जिसे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जा रहा है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। कल्याणपुरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में। रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जिसे रायबरेली, जिसे फुर्सतगंज के नाम से भी जाना जा रहा है, कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनसे संबंधित जो भी कुछ है आपको इस वीडियो में बता दिया गया है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को यदि आप 2 बार भी या देखने का आपके पास समय नहीं है, सुन भी लेते हैं अपना कार्य करते करते, तो भी आपका यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है को आसानी से आपको याद हो जाएंगे केवल सुनने से ही। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब पर हमने बात की, और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो बहुत जल्द लेकर आएंगे। उसमें केवल वही क्वेश्चन पुटअप, इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन रह गए हैं,
जो जीके की जो हिस्ट्री है उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो इंतज़ार करें नेक्स्ट पार्ट का। थैंक्स। जय हिंद।